आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगमीत चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपके लिए डेली अप टू डेट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स सीरीज लेकर के आते हैं, जो कि आज 27 एंड 28 जुलाई की टू द पॉइंट करंट अफेयर्स मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट करंट अफेयर्स हाईलाइटेड लेकर के आते हैं। तो इसी प्रकार की सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा कंप्लीट देखने के बाद मैं आपको एक इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको मैं बता दूंगा जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद हर टू द पॉइंट करंट अफेयर्स की सीरीज हो, चाहे द हिंदू वोकैबलरी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, हर वीडियो की पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप पीडीएफ लेकर के उसको जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए, किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी हाल ही में? चाइना ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? आईआईटी खड़गपुर ने। भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में कर रहा है, याद रखिए। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? बताइए किस देश में बढ़ रही है? इंडिया में बढ़ रही है। ठीक है, अगर वैक्सीन नहीं बनी तो इंडिया में काफ़ी हद तक केसेस डेली आने लग जाएंगे। दिसंबर तक लगभग 2 लाख पर डे केस आने लग जाएंगे, जो कि नियंत्रण से बाहर है। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? दिल्ली। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां अर्थात 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? मालदीव ने। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। उसके बाद देखिए, किस देश के क्रिकेटर काजी अनेक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे टू द पॉइंट करंट अफेयर सीरीज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप 10वें में क्या दिया है? डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? बिहार राज्य में। ठीक है, अब आप इसका जो भी आपने 10 तक पढ़ा है, इसका आप इंग्लिश कन्वर्जन भी आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेश को सौंपा 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन। ठीक है, ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल, बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है, जो कि आपको ये समझना है। भारत ने 27 जुलाई 2020 को बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन यानी कि ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। भारतीय रेल अपने पड़ोसी देश से बेहतर रिश्तों को नए मुकाम तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत ने हमेशा की तरह अपने पड़ोसियों के प्रति संबंध सुधारने की दिशा में बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने 27 जुलाई 2020 को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजनों को सौंपने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल ने नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ठीक है, अब बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई है। इंडिया की मदद के बाद ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क का भी निर्माण करवाया है। रेल और बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को जो है परियोजनाओं के रूप में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। इंजनों की खास बात क्या है? इन इंजनों की खास बात यह है कि 3300 हॉर्स पावर वाले WDM 3D लोको इंजनों की उम्र 28 साल या उससे अधिक है। इन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद देखिए, ये माल ढुलाई के साथ साथ यात्री गाड़ियों के लिए उपयोगी है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर
आधारित नियंत्रण प्रणाली है। ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। ये माल ढुलाई के साथ साथ गाड़ियों के लिए उपयोगी है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित ये नियंत्रण प्रणाली पर बने हुए इंजन हैं। उसके बाद देखिए इसमें मेन पॉइंट्स क्या बनते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 27 जुलाई 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजन और विदेश मंत्री कलाम अब्दुल मेमन शामिल हुए थे। ठीक है, कलाम अब्दुल मेमन शामिल हुए थे। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका हुआ है। बांग्लादेश ने 10 लोकोमोटिव देने के लिए भारत का धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री मोमेन ने कहा कि इसमें दोनों पक्ष और करीब आएंगे, द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी का काम निर्धारित समय पर पूरा होना चाहिए। उसके बाद इस वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से चलाई जाने वाली अन्य रेल परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। भारत द्वारा यह सहायता बांग्लादेश को महज 1% ब्याज पर उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे कम ब्याज पर बांग्लादेश को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी इंडिया के द्वारा। भारत सरकार के अनुसार पड़ोसी देश बांग्लादेश को इस ऋण को 20 वर्ष में चुकाना होगा। 5 वर्षों की मैरोटोरियम भी है। इनमें से 9 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। भारत की सहायता से बांग्लादेश 2.44 अरब डॉलर की मदद से 17 रेलवे की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेलवे के मुताबिक बांग्लादेश रेलवे वो साझेदार है जिसके साथ मिलकर भारत सप्लाई, मेंटेनेंस और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और बांग्लादेश के संबंध इससे और अधिक मजबूत होंगे। पिछले कई दशकों से बांग्लादेश से भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। रेल परियोजनाओं के अतिरिक्त भारत ने इस पड़ोसी देश को ऊर्जा क्षेत्र में कई मदद देने पर काम कर रहा है। भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है। ठीक है, आमतौर पर उन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हालांकि कभी कभी सीमा विवाद होते रहते हैं, जो कि पाकिस्तान के पहली जो रणनीति रहती थी उसके कारण। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत द्वारा आच्छादित है। ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर, तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत 1971 में हुई थी, याद रखिए, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य भावनात्मक संबंध भी जभी से बना हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य पड़ोसी देश से सबसे अधिक लगती है। ठीक है, बिहार में लगातार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। 11 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित। जो इस समय बाढ़ का जो सिचुएशन बनी हुई है, बिहार में लगातार बारिश से राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। राज्य के 11 जिलों के 25 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। दरभंगा, मुजफ्फरनगर, गोपालगंज, सौपोल, चंपारण में स्थिति सबसे खराब है बिहार राज्य में। राज्य की 110 सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त अर्थात टूट गई हैं या कट गई हैं। 28 सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है। बिहार राज्य की ये आपदा है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेल सेक्शन पर रेलगाड़ियों का यातायात लगातार 5 दिन से बंद पड़ा है, लेकिन मुजफ्फरनगर नरकटियागंज रेलखंड पर यातायात बहाल हो गया है। 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें भी बाढ़ से तबाह हो गई हैं। एक तरफ तो कोरोना और एक तरफ ये बाढ़। इसी साल ये 2020 सबसे खतरनाक, सबसे बहुत डेंजरस ईयर आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में भारी वर्षा और बाढ़ से करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की फसलें तबाह हुई हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रभावित किसानों को नुकसान का जायजा लेने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच बाढ़ राहत बचाव के उपाय तेज कर दिए गए हैं। राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों की 25 टीमें इसमें मदद कर रही हैं। अब तक करीब 1,70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 15,000 से अधिक लोग राज्य में 29 राहत शिविरों में रह रहे हैं।
बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 703 लंगर चलाए जा रहे हैं, जहां पर खाना बनता है और वो वहां पर जो है अपना बचाव अर्थात अपने जो है समय व्यतीत करते हैं। बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालान नदियां खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के दूर दूर तक वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। तो इतना आपने बिहार के राज्य की जो बाढ़ आपदा है वो आपने समझी। और इधर ये कोविड-19 महामारी पूरी तरीके से 2020 बहुत ही खतरनाक आई है, जो कि पिछली बार जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 6.1 से इस बार 4.2 और किसी किसी की रेटिंग के अनुसार 3.2 तक बताई जा रही है। तो इस साल जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के बजाय सीधे डाउन होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए डेली का डोज 28 जुलाई 2020, अर्थात अभी आपने ऊपर टू द पॉइंट करंट अफेयर्स सीरीज देखा। अब इसी में अलग से बचे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो हर एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? बताइए। 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो डिटेल में पढ़ेंगे अब इसके बारे में 6 अगस्त तक क्यों बढ़ा दिया है, क्या मैटर है 6 अगस्त तक का। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कलेक्टरों की जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं, अर्थात डीएम के द्वारा अलग अलग ज़िले में उन्हीं के अनुसार लॉकडाउन करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है। 25 जुलाई तक यहां पर 7,623 कोविड-19 के मामले सामने आए थे। इनमें से 2626 एक्टिव केस हैं, जबकि 4944 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया, जबकि 43 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई छत्तीसगढ़ की। ये आपने देखा। अब देखिए उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश रखा है? बताइए। 2.10 लाख करोड़ रुपए का, जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। वित्त मंत्री के अनुसार इस वर्ष 2020 से 21 के लिए, ठीक है, मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए PSU के विनिवेश से आएंगे, ठीक है, और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाई जाएंगे, जो कि आप भी देख रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, कुछ कंपनियां और कुछ रेलवे स्टेशंस प्राइवेट संस्थाओं को दिए जा रहे हैं या प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विनिवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही लगभग 22 से 23 ऐसी यानी कि PSU कंपनियां हैं, ठीक है, जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिगत सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? बताइए। इंडोनेशिया, ठीक है डी। इंडोनेशिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर की। बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री याद रखिए कौन है, प्रोबोबो सुब्रियोंतो ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। और भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समेत अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। भारत का जाकार्ता में दूतावास और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है। भारत सरकार ने चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए क्वेश्चन 4, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? गलवान वैली पर, जहां पर अभी विवाद हुआ था, उसके कारण इंडिया और चाइना के जो संबंध थे
कितने? 47, ठीक है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने पहले ही 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है, 47 पर अब लगा दिया है, ठीक है। 59 पर पहले लगाया था और 47 चीनी ऐप्स पर अब प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी 47 ऐप पहले बैन हुए 59 ऐप के क्लोन हैं, यानी कि पहले बने हुए 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप्स के क्लोन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 47 ऐप भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी। इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया है, जिस वजह से इनके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन 5, पृथ्वी विज्ञान और मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, अर्थात मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। ये ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूरज के उदय अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़े मिजाज की चेतावनी भी जारी करेगा। तो किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? मौसम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितनी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? बताइए कितनी का किया है? 3 का, ठीक है। कितने का किया है? 3। अब 3 के बारे में कहाँ कहाँ की गई हैं ये प्रयोगशालाएं? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता 3 जगह राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित है। इन्हें अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा सकेगी। परीक्षणों की संख्या अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगाने और उपचार करने में मदद मिलेगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती भी मिलेगी। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने शोधकर्ताओं के 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग की डिवाइस विकसित की है? क्या है इसका बताइए? IIT खड़गपुर ने ये विकसित किया है। IIT खड़गपुर के बारे में जानते हैं। तो देखिए IIT खड़गपुर में क्या, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीक है, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी RT-PCR परीक्षण के समान सटीकता है, जिसे अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजल पेपर पट्टी का उपयोग करती है। परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? बताइए किसने कहा है? यूनिसेफ, ठीक है। अब यूनिसेफ के बारे में डिटेल में जानते हैं। कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ये बात यूनिसेफ के नए अध्ययन की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में दुनिया भर में बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा, कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के बंद होने के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों की भुखमरी और धकेल सकती है। 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है, जो कि कोरोना यानी कोविड-19 बीमारी के कारण या महामारी के कारण आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? अभी मैंने आपको बताया था 10, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पूरा डिटेल में, अभी दोबारा से रिवीजन कर लीजिए इसका। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा।
भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेड़े स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले से पूर्वी रेलवे के या इंजनों की रवानगी किस जिले से हुई? पश्चिम बंगाल के, तो नादिया जिले में। ठीक है। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। और कहाँ पर रिसीव किया गया ये भी याद रखिए, बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कई वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल, बंदरगाह और विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF स्थापना दिवस किस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 27 जुलाई को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। CRPF को 27 जुलाई को 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। इसे फिर से 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत 27 जुलाई 2020 को 82वां अर्थात 82वां 27 जुलाई 2020 को याद रखिए CRPF, ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया है। 82वां कब बनाया गया आपसे पूछा जा सकता है? 27 जुलाई 2020 को। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है। ठीक है, तो कब मनाया गया? 27 जुलाई 2020 को 82वां स्थापना दिवस CRPF का मनाया गया है। ठीक है, जो कि आपने इस वीडियो में टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को देखा। और इसी प्रकार की बेहतरीन सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सीरीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को क्लिक करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें ऐसे ही सभी जितने भी वीडियो होंगी, चाहे टू द पॉइंट करंट अफेयर्स हो, चाहे द हिंदू वोकैबुलरी हो, या अन्य कोई भी बेहतरीन टॉपिक हो, आपको उसकी PDF प्रोवाइड उस ग्रुप में कर दी जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मात्र आपको हमारे चैनल को एक रेड बटन पर क्लिक करके बस छोटा सा योगदान देना है, जो कि आप कर दीजिए, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मात्र एक क्लिक का छोटा सा योगदान चाहिए आपसे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।